Good evening, everyone. Today we have with us Advocate Govind Bali. Advocate Bali practices in the Armed Forces Tribunal, Delhi Principal Bench, and also in the Delhi High Court. He is today going to discuss with us about the application and impact of Guide to Medical Officers 2023 on the assessment of disability element and subsequently how that impacts the officers for being able to or they being eligible for a disability pension or not otherwise depending on the assessment by the medical board. So today we are going to discuss that. We have already discussed with Advocate Bali the basic facts about the Guide to Medical Officers 2023. So I once again thank you for joining us today, Advocate Bali. Thank you so much, sir. मैं आपसे शुरुआत में ही सवाल पूछ लेता हूँ. What is the applicability of Guide to Medical Officers when assessing Guide to Medical Officers 2023 when assessing the disability during a release medical board? सर बेसिकली जो मेन डॉक्यूमेंट है वो जीएमओ ही है, रिलीज मेडिकल बोर्ड के लिए भी, इनवैलिडमेंट मेडिकल बोर्ड के लिए भी. पहले बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज थी जो 2008 का जीएमओ था जिसको 30% तक की डिसेबिलिटी दे रखी थी. बट अभी जो 2023 का जीएमओ आया है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज आर बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. फर्स्ट ये है सर. सेकेंड ये है कि जो जीएमओ है दैट इज द गाइडिंग डॉक्यूमेंट to assess the disability, and it basically focuses on two parts, actually four parts, ki whether the person is able to do some movement of the particular body part which is not working or which is disabled or impaired, whether there is endurance in that part, whether there is strength in that part, and whether that particular part can be serviced for a long period of time. मतलब वो कितने टाइम तक उस पार्ट को चलाया जा सकता है. इन चार एस्पेक्ट्स के ऊपर जीएमओ काम करता है सर. तो उसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी होती है मिलिट्री सर्विस के दौरान और जब आप रिलीज होते हैं तो वो जीएमओ जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट है उसकी एप्लीकेबिलिटी है क्या, और वो जो डिसेबिलिटी है उसकी कितनी परसेंटेज आपको मिलनी चाहिए डिसेबलमेंट की या इम्पेयरमेंट की, कि वो 20% है, 5% है, 2% है, या उसका कोई भी परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा. इस बारे में बात करता है सर जीएमओ एट लार्ज. So, how different are the assessment parameters during the periodic medical boards and the release medical boards as per the Guide to Medical Officers 2023? सर बेसिकली असेसमेंट्स आर सिमिलर बिकॉज परसेंटेजेस तो सेम ही है, लेकिन जो रिलीज मेडिकल बोर्ड है सर उसके अंदर एक एडिशन ये हो जाता है कि वो आपके पहले सारे पीरियोडिक मेडिकल बोर्ड्स जो हैं या लो मेडिकल कैटेगरी बोर्ड्स जो हुए हैं या रीअसेसमेंट बोर्ड जो हैं उन सबको एक साथ लेके और उनकी कंडीशंस को और उस पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू को या उस पर्टिकुलर इम्पेयरमेंट को देखते वो रिलीज मेडिकल बोर्ड करा जाता है. उसके अंदर पुराने सारे जो मेडिकल बोर्ड हैं उनको कंसिडर करा जाता है और तब आरएमबी किया जाता है. अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसके अंदर परसेंटेजेस में क्या डिफरेंस है, तो आज अभी 2023 से पहले अगर किसी का हाइपरटेंशन का मेडिकल बोर्ड हुआ होगा तो उसको 30% डिसेबलमेंट दी गई होगी सर. बट अभी जो नया मेडिकल बोर्ड आया उसमें 5% दी गई है. सो बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मिलिट्री सर्विस जो है उसकी कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हैं जिसके कारण डिसेबलमेंट हो नहीं सकती, या स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए हैं जिसके कारण बहुत कम स्ट्रेस है और 5% ही डिसेबलमेंट देनी चाहिए हाइपरटेंशन के अंदर. ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. उसके अलावा से पहले क्या होता था कि जो मेडिकल बोर्ड्स होते थे दे वर क्लासिफाइड एज पर दी ओल्ड जीएमओ. तो अब बेसिकली जिन लोगों के आज से 10 साल पहले कैटेगरी आई और वो अभी तक सर्विस में है, तो एक मेजर क्वेश्चन ये आएगा कि आज की डेट में क्या उनको नए जीएमओ के हिसाब से रिलीज करा जाएगा कि पुराने जीएमओ के हिसाब से रिलीज करा जाएगा. तो ये मेन क्वेश्चन है. So, but assessment parameters are more or less the same whether it is periodic medical board या RMB release medical board है. सर दोनों मेडिकल बोर्ड जो होते हैं उनके अंदर जो 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, एंड्योरेंस, मूवमेंट, सर्विस एंड द लाइफ एंड द डिसेबलमेंट, वो 4 पैरामीटर्स चाहे पीरियोडिक मेडिकल बोर्ड हो चाहे रिलीज मेडिकल बोर्ड हो उनमें सेम रहते हैं. बट पीरियोडिक मेडिकल बोर्ड बेसिकली आपको रेडियोलॉजिकली हर चीज के लिए चेक करा जाता है
कि आप मेडिकली किस तरह की पोस्टिंग के लिए फिट हैं, आपको कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, आर यू फिट फॉर अ पर्टिकुलर टेरेन और नॉट, वेदर योर मेटाबॉलिकल conditions, your blood levels, your different parameters, biological and pathological parameters are correct as per the army standards or not. तो उसको assess करने के लिए periodic medical boards होते हैं, जबकि जो specific release medical board है उसका एक specific reason है, वो सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि आपने अपनी सर्विस पुट इन कर दी है तो आपको रिलीज करा जा रहा है आर्मी से। तो जब आप आर्मी से रिलीज हो रहे हो उस टाइम पे आपको क्या इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी। ओके, तो मैं आपसे इसमें एक और जो ये समझना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है डिसेबिलिटी डिसाइड करने का एट द टाइम ऑफ रिलीज मेडिकल बोर्ड, इसमें अगर पी स्टेशन में मेरा आरएमबी हो रहा है, मान लीजिए मैं जब अपनी सर्विस से रिलीज हो रहा हूँ और मैं पीस लोकेशन में हूँ, तो क्या प्रोसेस है डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड करने का इन द रिलीज मेडिकल बोर्ड? सर बेसिकली जो आरएमबी है, जब आरएमबी होगा उसके 6 महीने पहले तो आपकी कम से कम एक बार आप एलएमसी रहने चाहिए। मतलब अगर आप टेम्पररी कैटेगरी हो तब भी जाके आप परमानेंट हो गए आरएमबी के अंदर। तो बेसिकली जो जीएमओ है वो ये कहता है कि जो भी डिसेबिलिटी फील्ड में हुई हो वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो सकती है और पीस में हुई डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपका आरएमपी पीस में हो रहा है या फील्ड में हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है जीएमओ के हिसाब से कि आपकी डिसेबिलिटी हुई किस लोकेशन पे थी, वेदर यू वर पोस्टेड टू अ पीस स्टेशन और अ फील्ड स्टेशन। बट पहले की जितनी भी जजमेंट्स आई हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी और आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने भी बहुत सारे ओकेजन्स पे ये कह दिया है कि पीस और फील्ड के अंदर डिसेबिलिटी हुई उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी। क्योंकि किसी भी बीमारी को या किसी भी डिजीज को आने में टाइम लगता है, इट ग्रोज ओवर टाइम, इट डज नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन। सो उसके ऊपर पुराने जीएमओ के हिसाब से कोर्ट्स की बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आ चुकी थी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एडवोकेट बाली नए वाले जीएमओ के बाद तो लिटिगेशन के अंदर काफी ज्यादा लोग लिटिगेशन में आ जाएंगे, बिकॉज जैसा आपने कहा बीमारी एकदम से तो बढ़ेगी नहीं। और अगर मेरे को पीस लोकेशन में आरएमबी हो रहा है, अगर मैं 6 महीने पहले से एलएमसी नहीं हूँ, बट बीमारी अगर आज दिख रही है और मुझे अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया जाता है, सो देन मेरे पास में नेचुरली कोई तरीका नहीं है अदर देन अप्रोचिंग द कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स फॉर सर एटलीस्ट बेसिकली पुटिंग अप माय ग्रीवेंस। सर पहले ये कहा जाता था कि डिसेबिलिटी इज अ सेटल्ड मैटर। आज से 1 सवा साल पहले तक जो लॉयर्स भी थे वो ये कहते थे कि डिसेबिलिटी एलिमेंट एक सेटल्ड मैटर है। बट नाउ इट इज नो मोर अ सेटल्ड लॉ, बिकॉज जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वही चेंज हो गया सर। सो इट विल गिव अ राइज टू द लिटिगेशन नाउ, मतलब जो लोग अब कोर्ट्स जाएंगे उसका नंबर बढ़ेगा सर, बिकॉज जीएमओ के हिसाब से तो रिलीफ है ही नहीं। बिकॉज जीएमओ हैज कैटेगोरिकली रिलीज डिक्रीज द डिसेबलमेंट परसेंटेजेस फॉर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो उसके लिए कोर्ट्स का ही रास्ता बचेगा, बिकॉज इनिशियल एडजुडिकेशन आज भी रिजेक्ट होती है, फर्स्ट अपील भी आज भी रिजेक्ट हो रही है, पुराने जीएमओ के हिसाब से भी जर्नली रिजेक्ट ही होती थी। तो पहले जो लोग जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही थी उसके नंबर कम थे, बट अब वो नंबर बढ़ जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु गॉट जेन्युइन इश्यूज आल्सो आर नॉट फॉलोइंग अंडर द एम्बिट ऑफ द न्यू जीएम। तो मैं इसमें आपसे वकील साहब एक दूसरा ये समझना चाहूंगा कि what term defines a disability, and what term defines function? So basically, function means that whether a particular body part is able to do what is meant to do. For example, if there is a hand is required to hold something. So whether my hand or my eye, for example, is able to watch to a certain distance, we are all born with a particular amount of equal, the best part की इस उतने part के अंदर हमें देखना पड़ेगा। 6/6 अगर आपकी आई साइट है तो there is no disability। 6/9 है पर स्पेक्स 6/6 हो जाती है तो भी उसको डिसेबल नहीं माना जाता। बट अगर एक बंदा है जो अपनी आंख से देख ही नहीं पा रहा and there is a very less percentage of functionality left to that eye, so the function gets reduced. Now when the function gets reduced, that is what the functioning of an particular organ
body or a particular object is meant to be. अब बेसिकली डिसेबलमेंट को चेंज करके इम्पेयरमेंट कहना शुरू कर दिया है नए जीएमओ के अंदर. सो इम्पेयरमेंट का मतलब ये है सर कि आपका वो पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा है, वो शायद 30% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है या 20% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है. अगर वो 20% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो 100 में से 80% आपकी बॉडी का वो पार्ट इम्पेयर हो गया. बट अगर वो बॉडी पार्ट 50% काम कर रहा है तो इम्पेयरमेंट परसेंटेज 50% रहेगा. So basically, that is how the functioning or impairment is decided. So, what is the process as per the Guide to Medical Officers 2023 if the disability is said to be non-attributable and non-aggravated? And for the viewers to understand the difference between non-attributable, non-aggravated, and non-attributable, non-aggravated both, मतलब NA, NA, and NA, you may please visit the earlier talk on Guide to Medical Officers Basic Facts. वहाँ एडवोकेट बाली ने बताया है व्हाट इज NA, बट इसका प्रोसेस क्या है अगर आज की डेट में रिलीज मेडिकल बोर्ड के टाइम गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 ये कहता है कि कोई डिसेबिलिटी ना ही तो नॉन एट्रीब्यूटेबल है ना ही नॉन एग्रीवेटेड है या दोनों है कि नॉन एट्रीब्यूटेबल नॉन एग्रीवेटेड. सर बेसिकली प्रोसेस के अंदर चेंजेस नहीं आए, प्रोसेस सिमिलर है. पहले भी अगर एनए का केस होता तो आप इनिशियल एडजुडिकेशन फॉर इशुएंस ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए जाते थे. वो इनिशियल एडजुडिकेशन जब रिजेक्ट हो जाती थी तो फर्स्ट अपील के लिए जाते थे, फिर सेकंड अपील के लिए जाते थे. फर्स्ट अपील और सेकंड अपील ये कहती थी कि आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट क्यों मिलना चाहिए. जब वो दोनों अपील्स रिजेक्ट हो जाती थी उसके बाद आप एएफटी जाते थे अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन लगाने. ओरिजिनल एप्लीकेशन बेसिकली कहते हैं केस को. जब आप एएफटी किसी भी एप्लीकेशन को लेकर जाते हैं तो उसको ओए एब्रिवेशन में यूज करा जाता है और ओरिजिनल एप्लीकेशन उसकी फुल फॉर्म है वो लेके जाते हैं और अपने केस को लड़ते हैं. लेकिन अभी डिसेबिलिटी क्या आ जाएगी कि पहले लोग जब एएफटी जाते थे तो ये कहते थे कि मेरी डिसेबलमेंट की जो परसेंटेज है वो 20% है, जिसको उन्होंने नॉन एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड कह दिया है. तो मुझे एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबिलिटी के ऊपर लड़ना है और मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरी जो डिजीज है या डिसेबलमेंट है वो एग्रीवेटेड है कैसे. बट अब वो 20% पहले ही 5% हो गया है, तो आप उस 5% को 20% की ब्रॉड बैंडिंग में कैसे लाओगे वो एक क्वेश्चन बन जाएगा. तो बेसिकली फाइट का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा. पहले हम ये कहते थे कि भाई आर्मी ने मुझे डिसेबिलिटी दे दी है बट वो डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल नहीं दी है. तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है और मेरी जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो मिलिट्री सर्विस के कारण हुई है. सो आई एम एंटाइटल्ड टू द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन. बट जब उस डिसेबिलिटी की परसेंटेज या क्वांटिफिकेशन को ही कम कर दिया गया है तो आपको ये लड़ना पड़ेगा कि क्वांटिफिकेशन ही गलत है. वेदर इट इज एट्रीब्यूटेबल और नॉन एट्रीब्यूटेबल इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, बट द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी इज वेरी लेस. तो अभी जो है लड़ाई में एक कदम और बढ़ गया. पहले तो ये था कि मैं सिर्फ नॉन एट्रीब्यूटेबल या नॉन एग्रीवेटेड या दोनों के बारे में ऑनरेबल कोर्ट से जा करके रिलीफ की उम्मीद करता था. अब तो पहले ये है कि ये परसेंटेज ही मुझे कम दिया गया है जबकि मेरा इम्पेयरमेंट जो है वो इससे ज्यादा है, और वो होने के बाद फिर मैं नॉन एट्रीब्यूटेबल एंड नॉन एग्रीवेटेड के ऊपर जाऊंगा. सो बेसिकली सर इसमें होगा क्या कि अब जो आपकी प्रेयर्स होंगी वो प्रेयर्स बढ़ जाएंगी. पहले प्रेयर ये होती थी कि भाई मुझे 20% दिया गया, उसको ब्रॉडबैंड करके 50% कर दिया और ये कहा जाए कि जो पुराना मेडिकल बोर्ड हुआ है, जो रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ है, उसको क्रैश करके ये बोला जाए कि भाई मेरी इम्पेयरमेंट इतनी है और इसको ब्रॉडबैंड करके इतना दे दिया. बट अब आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरी डिसेबिलिटी भाई 5% नहीं है, 20% डिसेबिलिटी है, जिसके कारण मेरी नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, जिसके कारण मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, which is both aggravated and attributable to me. एडवोकेट बाली, अभी जो ये वाला जो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023 आया है इसमें एक पर्टिकुलर मेंशन लाइफस्टाइल डिजीजेस को लेकर के किया गया है, जैसे कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज टाइप 2 और जो इस तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज उनको लेकर के अब क्या नए प्रावधान, व्हाट आर द न्यू प्रोविजंस और व्हाट आर द अमेंडमेंट्स मेड इन
the Guide to Medical Officers 2023 vis-a-vis the existing document? सर बेसिकली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस भी है ना, उसके ऊपर कोर्ट्स वर वेरी क्लियर कि लाइफस्टाइल डिजीज भी जो है वो बिना लाइफस्टाइल कंडीशंस के एग्रीवेशन के हो नहीं सकती है। आप बेसिकली मान लो किसी को बीपी की बीमारी है सर, या किसी को डायबिटीज की बीमारी है, अगर उसको डायबिटिक स्पेसिफिक फूड हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं मिल रहा है, या फौज के अंदर वो खाना नहीं आ रहा है और वो बंदा बैरिक्स में रह रहा है, where he cannot cook for himself, in that case that aggravation has got some aspect of the military service into it. And that time होता क्या था सर कि अगर आपको डायबिटीज है तो उसकी डिसेबलमेंट वाज अराउंड 20% जो मिलती थी, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। सिमिलरली हाइपरटेंशन की जो डिसेबिलिटी सर, दैट वाज गोइंग अप टू 30%, फ्रॉम 10 to 30%. Right now the minimum percentage has gone down to 5%. तो बेसिकली अब उसका कहना ये है कि नए जीएमओ का कि भाई अगर तुम्हें लाइफस्टाइल डिजीज हुई, हम मान रहे हैं कि वो डिसेबिलिटी है बट उसकी परसेंटेज कम है, उस परसेंटेज के हिसाब से तुम एंटाइटल्ड ही नहीं हो, बिकॉज मिनिमम परसेंटेज टू गेट द डिसेबिलिटी एलिमेंट इज 20%. सो अगर आपको मान लो 5 की 3 डिसेबिलिटी भी मिल गई सर, तो भी आपका टोटल परसेंटेज तो 15% हो रहा है, which means you are not entitled for the disability element at large. ओके, सो जो मुझे बहुत ब्रॉडली जो आपसे बात करके समझ आया कि जो जो नया नोटिफिकेशन है गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023 में, उसमें उन्होंने जो परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट है, जो अब डिसेबिलिटी की जगह जो नया वर्ड यूज किया गया है, दैट्स इम्पेयरमेंट, that percentage of impairment has been reduced for various diseases as compared to earlier. Therefore, a lot of individuals would not be breaching the 20% mark, which was the threshold beyond which they were eligible for a disability element for pension. Certainly सर, इसके अलावा क्या हुआ है सर कि अब ये कहा गया है कि सिर्फ जो डिसेबिलिटीज ज्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड पे होंगी उनको माना जाएगा कि वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस. सो बेसिकली दे हैव टेकन आउट द आइडिया ऑफ सीआई ऑप्स आल्सो. पहले सीआई ऑप्स को भी एक ऐसी कंडीशन माना जाता है जिसके अंदर एट्रीब्यूटेबिलिटी आ सकती है. इन सर्टेन कंडीशंस ऑफिशियल ड्यूटीज के ऊपर अगर कुछ होता था उसको भी माना जा रहा था. So now basically there is a confusion whether only a disability coming under high altitude postings would be attributable to military service and aggravated by military service. Should the postings in CI ops and other field stations not be taken into consideration? Because उसके ऊपर as such कोई clear written mandate नए GMO में दिया नहीं गया. High altitude areas को mention करा गया. So that would be open to interpretation, that would be open to judicial scrutiny, that would be open to litigation, if I understand it correctly, because Sir, the whole GMO itself is open to the scrutiny of the judicial bodies at large. Because जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं सर, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट है जिसकी बात जीएमओ में करी जा रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, जिसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट्स दिए जाते हैं, रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिनको आर्मी की जीएमओ से ज्यादा परसेंटेजेस दी गई हैं, बट उसको रेफर करते हुए जीएमओ ने कम परसेंटेजेस दी हैं. सो यू कैन नॉट स्टेट दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन एन एक्ट व्हिच इज अ स्टैट्यूटरी एक्ट and not following the similar guidelines to assess a disability first. Second sir, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो disability term at large है या impairment at large है, उसका civil context में और military context में दो अलग अलग ऑप्शन, दो अलग अलग interpretations हैं. Military के अंदर disablement cannot be that you are not able to walk because your spine does not work. Because when you join the army, you come out a fit individual. And that is what the interpretation has always been. That whenever you are joining the army, you come in shape one. और कई ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ है सर कि वो एलएमसी हुए ड्यूरिंग कमांड, दे वर रिमूव्ड फ्रॉम कमांड, उनका रिव्यू मेडिकल बोर्ड भी नहीं करा गया, whereas that command was in a peace station. Now you say that peace के अंदर आपको कंडीशन हो ही नहीं सकती which is aggravated by military service. अगर आपके हिसाब से वो डिसेबिलिटी नहीं है तो उस ऑफिसर की पर्टिकुलर कमांड क्यों हटाई गई, एंड उसके बाद उसकी कमांड के लिए रीबोर्ड भी नहीं हुआ सर. नाउ दैट पर्सन हु हैज गॉट एलएमसी इन अ पीस स्टेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन आल्सो.
Now, if he's not eligible for promotion also, that means there is some problem with him. He is not as per the standards of the army. If he is not as per the standards of the army, that means there is a certain amount of disability or impairment there. If that impairment is there, then why that person is not being given in the medical board? That becomes a major question. So इसका मतलब ये तो एक तरह से डबल जेपार्डी होगी ना, मेरे को डिसेबिलिटी का पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा, ना ही मैं Promote नौकरी about it. Neither you will be able to be promoted, nor you can take up commands of the regiments, nor you can get the disability element. आपके या बाकी आप जैसे काबिल एडवोकेट्स के पास में इंडिविजुअल्स विल हैव टू अप्रोच। मैं आपसे एक आखिरी सवाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाहूंगा। कैन द ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम the non-armed forces establishments, the doctors in the civil, specialist doctors in the civil, be used to challenge the findings of the guide to medical officers? So basically, major जो इसका रोल प्ले होता है ना सिविल स्पेशलिस्ट का, that comes into place जब फॉर्म 10 भर दिया जाता है फौज के अंदर। फॉर्म 10 का मतलब ये होता है कि आपको कोई साइकेट्रिक इश्यू हो गया। अब बेसिकली देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक बैक का स्पाइनल इशू है, स्पाइन के अंदर बहुत ज्यादा किसी को पेन हो रही है, बट आर्मी से दैट यू आर फिट फॉर द फंक्शनिंग इन द आर्मी, एंड तुम लोग बेसिकली एक बहाना बना रहे हो कि तुम्हारी पीठ में इशू है, तो दे आर रेफर टू द साइकियाट्रिस्ट। अब उसके अंदर क्या होता है सर कि सिविल के डॉक्टर्स का जो ओपिनियन है ऑन द स्पाइनल कंडीशन would help that individual to prove his case कि sir no, I have got a physical issue at large, it is not just a psychological issue that I am complaining of back pain। तो उस केस के अंदर सर सिविल मेडिकल ऑफिसर्स की बात आती है। सिमिलरली सर जो सिविल के डॉक्टर्स हैं, जब हमारा एंट्री का मेडिकल बोर्ड होता है, व्हेन यू सिलेक्टेड फॉर द आर्मी, उसके अंदर भी कुछ लोग होल्ड पे डाल दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारे नाक में इशू है, तुम्हारे कान में इशू है। तो उसके अंदर भी जब वो सिविल का ओपिनियन लेके आते हैं, और सिविल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली लाइक एम्स हो गया, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल which is recognized as a civil hospital which has got a medical specialist and a surgical specialist, उसका ओपिनियन एक वेट प्ले करता है। अब बट बेसिकली इशू क्या होता है सर कि असेसमेंट इश्यूज जो फौज के अंदर हैं वो तो जीएमओ के हिसाब से हैं, सिविल में जीएमओ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दे एट टाइम्स माइट से दैट दिस इज नॉट अ डिसेबिलिटी बट इट इज अ प्रॉब्लम। तो अब उसको चैलेंज करने के लिए आपको उसको क्वांटिफिकेशन को कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई सिविल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे ये बोला है कि आपकी कंडीशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर गोना कॉज यू दिस इशू। वेयरएज द आर्मी सेज कि भाई तुम्हारी परसेंटेज ही कम है, तो तुम्हारे अंदर तो कोई लाइफस्टाइल इशू आ ही नहीं रहा, तुम सारे काम नॉर्मली कर सकते हो। अब अनदर इशू दैट कम्स इन सर कि कुछ केसेस के अंदर जो मैंने हैंडल करे हैं उसके अंदर आर्मी ने बोला कि भाई योर प्रॉब्लम इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, और रिलीज मेडिकल बोर्ड के अंदर ये भी लिख दिया नॉट फिट फॉर सेडेंटरी सिविल एम्प्लॉयमेंट, एंड स्टिल दे डिड नॉट गेट द पेंशनरी बेनिफिट ऑफ द डिसेबिलिटी। तो अब इस केस में क्या हुआ सर कि आपको अगर बाई चांस, वैसे तो कोई आरएमपी मांगेगा नहीं सिविल, बट अगर कोई आरएमपी आपका मांगता है और उसके अंदर लिखा होता है कि नॉट फिट फॉर सेडेंटरी civil employment, that means your right to employment is also gone. So in that case, the question is much larger than whether the percentage has been reduced or not. The question, जैसे आपने बोला सर, it is more of the double jeopardy point. So similarly, civil के जो डॉक्टर्स हैं सर, उनके opinions बहुत सारे ऐसे मेडिकल बोर्ड्स में ऑफिसर्स को और जवानों को हेल्प करते हैं जिसके अंदर आर्मी के हिसाब से बंदा साइकेट्रिकली अनफिट हो जाता है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू केसेस वेयर इन officer was stated to be mentally unfit and he was boarded out. He was invalidated as per the military hospitals form 10 के कारण। उनके सीओ का रिमार्क था कुछ मेडिकल बोर्ड के अंदर, he was not even given the medical documents, he was kicked out of the army. Now after that he approached the courts along with civil doctors opinions that his condition is not psychiatric in nature, they were government hospitals, he was reinstated in the army after 4 years of invalidment। So basically doctors के opinions जो classified doctors हैं sir, now the person who's practicing in R&R hospital is also a specialist for a particular field। An individual who was professionally
working in AIMS is also a doctor specializing in a particular field. So a senior neurologist's opinion can be taken into consideration against a senior neurologist because the practice area and the experience is similar in nature. Other than battle wounds, मतलब जिनको सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल्स और बेसिकली मिलिट्री हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, बाकी डिजीजेस तो सिमिलर इन नेचर है ना सर. सीजर्स आर सीजर्स whether they are happening to a armed forces personnel or to a civil personnel. The diagnosis and the treatment remains same. So in that case, the opinions can play a role. So एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है कि an individual can go and approach the civil specialists, civil doctors for challenging the findings of a RMB based on the Guide to Medical Officers 2023. All right. So थैंक्स टू यू एडवोकेट बाली. हमने अभी आज की इस डिस्कशन में कवर किया द एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023. और जो उससे मेजर जो बात समझ में आई वो ये है कि the disability percentage, or rather to say, now the Guide to Medical Officer 2023 says impairment percentage for various diseases has been reduced as per the new Guide to Medical Officers 2023, wherein there is a likelihood that it might increase the litigation to the AFTs for settling the new provisions and legal interpretations of the Guide to Medical Officers 2023. We are very thankful to you for having listened to us for this discussion. And I am thankful to you, Advocate Bali, for having shared your insights with us. Thank you so much, sir. Thank you.